हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट प्रीवियस क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट आपका दिया गया है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ है। यहाँ पर नई कविता के बारे में पूछा गया है, इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ है, इलाहाबाद से हुआ है। अगर आपसे इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो 1954 है। प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1954 है। इसके संपादक कौन है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, संपादक कौन है, जगदीश गुप्त है। संपादक कौन है, तो जगदीश गुप्त है, संपादक है जगदीश गुप्त। अगर आपसे ये पूछा जाए किन पत्रिकाओं का प्रकाशन इलाहाबाद से होता है, इलाहाबाद से किन पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1877 है, 1877 है। और इसके संपादक कौन है, तो इसके संपादक है बालकृष्ण भट्ट। इसके संपादक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है, बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक है। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता है, इलाहाबाद से होता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, इलाहाबाद से होता है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है तो 1900 है। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1900 है। अगर आपसे इसके संपादक पूछे जाए तो प्रारंभ और अंत में आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रारंभ में है यहाँ पर श्याम सुंदर दास, प्रारंभ में यहाँ पर श्याम सुंदर दास हो जाएगा, प्रारंभ में श्याम सुंदर दास है। और आपसे ये पूछा जाए कि बाद में कौन हुआ है तो पंडित देवी दत्त शुक्ल, पंडित देवी दत्त शुक्ल, पंडित देवी दत्त शुक्ल, पंडित देवी दत्त शुक्ल है। तो देखिए यहाँ पर आपके इलाहाबाद के जो प्रकाशन स्थल है, यहाँ से निम्न पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिसमें आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत है, भारत है। दूसरा प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक है। इसके बाद में नए पत्ते हैं, नए पत्ते। इसका प्रकाशन कहाँ से होता है तो इलाहाबाद से होता है, नए पत्ते हैं। और यहाँ पर कथा, कथा का जो कथा पत्रिका का प्रकाशन है कहाँ से होता है, इलाहाबाद से होता है। तो इलाहाबाद की निम्न पत्र पत्रिकाएं हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम यहाँ पर देखने वाले हैं लखनऊ से, लखनऊ से किसका प्रकाशन होता है, तो यहाँ पर है आपका माधुरी, माधुरी पत्रिका, माधुरी पत्रिका है। इसके बाद में सुधा पत्रिका है, सुधा है, माधुरी है, सुधा है। इसके बाद में तद्भव पत्रिका है, तद्भव पत्रिका है। इसका भी प्रकाशन कहाँ से होता है, लखनऊ से होता है। और कथाक्रम, कथाक्रम का प्रकाशन कहाँ से होता है तो ये लखनऊ से होता है। इसके बाद में है कलकत्ता, एक कलकत्ता का आपका जरूर पूछा जाता है, उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है तो कलकत्ता से होता है, उदंत मार्तंड। जितनी भी पत्र पत्रिकाएं हैं इनका प्रकाशन स्थल, प्रकाशन वर्ष, संपादक जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अयोग भाग कहा जाता है किसको, तो अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है। तो अयोग भाग किसको कहा जाता है, विसर्ग को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर अनुस्वार तो लिखा नहीं है, तो अयोग वाह में क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि अयोग वाह किसको कहते हैं, विसर्ग को कहते हैं। अगर आपके ऑप्शन में ए बी करके आ जाए और वहां पर आपका विसर्ग और अनुस्वार लिखा हो, विसर्ग और अनुस्वार लिखा हो, तो आंसर आपका ए बी दोनों सही हो जाएगा। क्योंकि अयोग वाह की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। पहला आपका अनुस्वार है जिसमें अंक की मात्रा आ जाएगी और विसर्ग में आह की मात्रा ये आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि स्वर 11 होते हैं, स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर आपसे इसमें मात्रा पूछी जाए तो मात्रा की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, मात्राएं कितनी होती हैं तो 10 मात्राएं होती हैं। व्यंजन आप सभी को पता है कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 होती है।
व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वहीं अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन, अगर स्पर्श व्यंजन आपसे पूछा जाए तो 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो संयुक्त व्यंजन है ये कौन-कौन से हैं। तो आपने यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन देखा है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में आप लोग संख्या याद रखिएगा 24। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो आपका महाप्राण होगा। और अल्प प्राण में 135 याद रखिएगा। अगर 135 आ जाता है तो यहाँ पर आपका अल्प प्राण हो जाएगा। तो अल्प प्राण महाप्राण भी आपने देख लिया है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। कितनी दूरी? 12 इंच की दूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? मुक्ति बोध की पंक्ति है। डी आंसर यहाँ पर सही है। इसके बाद में आज शब्द अंधरों का सुना भाषा, ये निराला की पंक्ति है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, घुन खाए सह तीरों पर बाहरा खड़ी विधाता बाचे, ये किसकी पंक्ति है? नागार्जुन की पंक्ति है। इसके बाद में राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, ये किसकी पंक्ति है? रघुवीर सहाय की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरहेड प्रक्षेपक यानी कि प्रोजेक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है स्लाइड प्रक्षेपक, स्लाइड 1/1 करके चलाना प्रोजेक्टर में, ये यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद में अपारदर्शी, यहाँ पे पारदर्शी कहा है। ओपेक प्रोजेक्टर, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और फिल्म स्ट्रिप, ये भी आपका गलत है। तो पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है, मौन पठन के विषय में धारणा है कि, देखिए मौन पठन जैसा कि आपको पता है कि इसमें बोला नहीं जाता है, तो इसमें कहा गया इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है, नहीं होगा। एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। देखिए धारणा की यहाँ पर बात की गई है, तो ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा। पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। मौन में क्या कहा जाता है कि चुपचाप, मतलब बिना बोले, तो यहाँ पर ध्वनि ओठों से निकलती, ये गलत हो जाएगा। इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है, ये भी गलत है। तो बी आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। इसके बाद में जो ब्रह्म समाज है सभी को पता है राजा राम मोहन राय से संबंधित है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती से संबंधित है। तो इसका आंसर आपने देखा है, सी यहाँ पर सही है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख लीजिए जो नाटक है कौन कौन सी है भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित। तो यहाँ पर भारत दुर्दशा हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारतेंदु हरिश्चंद्र से। इसके बाद में है अंधेर नगरी। इसके बाद में है अंधेर नगरी किससे संबंधित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। नील देवी किससे संबंधित है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर आपसे श्री चंद्रावली नाटिका पूछी जाए, श्री चंद्रावली नाटिका किससे संबंधित है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित है। नेक्स्ट है, तथैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। जैसे कि आपको बताया था कि अगर मात्राएं 2 आ जाती हैं तो संधि किस प्रकार की होगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। किस प्रकार की संधि होगी? तो वृद्धि संधि हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तथ्य तथा प्लस एव हो जाएगा। संधि किस प्रकार की है? वृद्धि संधि है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं कि आ या आ के बाद में ए या आए आता है तो यहाँ पर ए हो जाता है। ओ या ओ आए तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। नेक्स्ट है, चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर उपमेय, देखिए उपमेय यहाँ पर क्या हो जाएगा? चरण हो जाएगा। अगर उपमेय और उपमान के मध्य में योजक चिन्ह लगा होता है तो यहाँ पर किस प्रकार का अलंकार होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि कल्पना क्यारियां, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कल्पना क्यारियां, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि अलंकार क्या होगा यहाँ पर,
तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगर आपसे चंद्र खिलौनों पूछा जाए, चंद्र खिलौनों पूछा जाए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? चंद्र खिलौनों। तो इसमें भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार और उत्प्रेक्षा उपमा तो आप लोगों को पता है। उपमा अलंकार में क्या होता है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। अगर उपमा अलंकार में सा सी से आ जाए, सा सी से आ जाए, या यहाँ पर सम समान आ जाए, या सम इसके बाद में समान, सम समान आ जाए, तो यहाँ पर अलंकार किस प्रकार का होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीपर पात सरिस मन डोला, तो जो सरिस शब्द है, सरिस शब्द है, इससे आप पहचान पाएंगे कि अलंकार आपका उपमा हो जाएगा। एक बार फिर से आप लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर है पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, पीपल के पत्ते के समान मन डोलता है, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर अलंकार क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। पूछा जाए तापस बालासी गंगा कुल, तापस बालासी, बालासी गंगा कुल, इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि मखमल के झले पेड़ हाथी सा टेला, देखिए यहाँ पर मखमल से झले पड़े हाथी सा टेला, तो यहाँ पर जो सा आया है इससे पहचान पाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद में है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार आप लोग किस प्रकार से पहचान सकते हैं तो ये भी आप लोग देख लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार में कैसे आप पहचानेंगे? मनु मानो जनु जानो, मनु मानो जनु जानो, मनु मानो, इसके बाद में जनु जानो, अगर ये शब्द आ जाते हैं तो इससे आप पहचान पाएंगे कि अलंकार किस प्रकार का होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जैसे मनो नील मणिशैल पर आतप परियो प्रभाव, तो जो मनो शब्द आया है इससे आप पहचानेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद में जनु जानो है और यहाँ पर ज्यों भी हो जाएगा, ज्यों से पहचान सकते हैं, ज्यों शब्द है। इसके बाद में निश्चय शब्द है, यहाँ पर निश्चय शब्द है। इसके बाद में यहाँ पर इव शब्द है और यहाँ पर खल शब्द है। इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन, जा सुकृपा सुदयाल द्रवो सकल गलिमल दहन। इसमें आपसे छंद पूछा गया है तो इसमें छंद आपका हो जाएगा, सी आंसर आपका सही है। छंद कौन सा है? सोरठा छंद है। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसमें आपको बताया है कि जो सोरठा है क्या है, तो अर्ध सममात्रिक छंद है, अर्ध सम छंद है। क्या है? अर्ध सम छंद है, अर्ध सम छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सोरठा में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद में दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13-13 मात्राएं होती हैं। जो सोरठा है ये किसका उल्टा होता है? तो यह दोहा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? दोहा का उल्टा होता है। इसके बाद में जो चौपाई है आपको पता होगा, चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। और इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में मतलब सभी चरण में, चारों चरण में, प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16-16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है मधुलिका जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की पात्र है? तो पुरस्कार। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर पुरस्कार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मधुलिका है, अरुण है, कौशल नरेश है तथा सेनापति आदि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है और ये सभी क्या है? पुरस्कार के पात्र है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देवदासी है, ममता है, छाया है, ग्राम है, घीसू है, बिसाती है, चूड़ी वाली है। इसके बाद में सालवती है, मधुआ है, गुंडा है, इंद्रजाल है, छोटा जादूगर है, पत्थर की पुकार है, उस पार का आकाश द्वीप है, योगी है, चंदा है, खंडहर की लिपि तथा नूरी आदि जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि कहानियां हैं। अगर ये सभी आ जाए और आपसे पूछा जाए ये किसकी कहानियां है, किससे संबंधित है, तो जयशंकर प्रसाद से संबंधित है।
ये सभी जितने भी यहाँ पर कहानी दी गई है सभी जयशंकर प्रसाद से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन है? सभी को पता है मोहन राकेश है। कौन है? मोहन राकेश है। आंसर यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में है अमृतलाल नागर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अमृतलाल नागर में बूंद और समुद्र। यहाँ पर अगर बूंद और समुद्र आ जाए, बूंद और समुद्र आ जाए तो किससे संबंधित है? ये संबंधित है अमृतलाल नागर से। और अगर यहाँ पर आ जाए खंजन नयन, खंजन नयन आ जाए, ये किससे संबंधित है? तो अमृतलाल नागर से संबंधित है, अमृतलाल नागर से संबंधित है। इसके बाद में है कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा पैर तले जमीन मोहन राकेश के अन्य नाटक है। ये सभी नाटक है किससे संबंधित है? मोहन राकेश से संबंधित है। बिना दीवारों का घर तथा महाभोज मनु भंडारी के नाटक है। बिना दीवारों का घर और महाभोज ये किससे संबंधित है? मनु भंडारी से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्तनी की दृष्टि से रचयिता का शुद्ध शब्द। जैसे कि आपको पता है रचयिता इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बी आंसर सही है। नेक्स्ट है कर्म कारक का चिन्ह क्या है? तो जैसे कि आपको पता है कि कारक 8 प्रकार के होते हैं। पहला है कर्ता ने, कर्ता ने, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला है कर्ता ने, दूसरा है कर्म को, तीसरा है कारण से, चौथा है संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ पर पांचवा हो जाएगा संबंध, यहाँ पर काकी के रारी रे है, अधिकरण में पर है। इसके बाद में संबोधन है ओ अरे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार में क्या होती है? भीड़ होती है। भीड़ है तो समूह होगा, तो समूहवाचक हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा में आपकी लंबाई है, बुढ़ापा है, नम्रता है, मिठाई है, समझ है, चाल है। ये सभी एग्जाम्पल आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगवान श्री राम एक है, गांधी जी एक है, गंगा एक है, काशी एक है। तो किसी एक वस्तु या किसी एक व्यक्ति का बोध किया जाए तो किस प्रकार की संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है, घर है, पहाड़ है, नदी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो अधिक यहाँ पर गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो आंसर आपका यहाँ पर अधिक सही हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो गोल है ये आपका गुणवाचक है, नुकीला ये भी गुणवाचक है, भीतरी ये भी गुणवाचक हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अधिक जो है यह परिणामवाचक विशेषण है। अधिक क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण में और यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर प्राचीन है, देसी है, सुडौल है, लाल है, दुबला है, अनुचित है, सच्चा है, बड़ा सा, छोटी सी, ये सभी आपके गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। पहला आंसर सही है। और प्रेरणार्थक क्रिया किसको कहते हैं? देखिए इसको सिंपल आप लोग इस प्रकार से समझिए कि अगर कोई प्रिंसिपल है, कोई शिक्षक है, कोई भी ऐसा प्राणी जो अपना कार्य स्वयं नहीं करता है, कार्य क्या करे? स्वयं ना करे, वो किसी अन्य से कार्य करवाए, तो क्रिया किस प्रकार की होगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। कर्ता कार्य को स्वयं न कर कर किसी अन्य से करवाए तो क्रिया किस प्रकार की होगी? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं ना कार्य करके दूसरे से कार्य करवाए उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और नाम धातु तो आपको पता है कि धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, उसको क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथा अगर शब्द आ जाता है तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है? शक्ति के अनुसार। इसके बाद में है यहाँ पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में तो आपको पता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग होता है।
इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में जो कर्मधारय का प्रथम पद होता है ये विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होती है। महाकवि महान है, जो कवि हो जाएगा पीताम्बर, जो पीत है अंबर मतलब पीला है जिसका अंबर। तत्पुरुष समास में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जिस समास का उत्तर अथवा अंतिम पद प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास में क्या है, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तो ये सभी किसके उदाहरण है, तत्पुरुष समास के उदाहरण है। द्वंद्व समास में जैसे कि अभी आपको बताया था कि योजक चिन्ह का अगर प्रयोग होता है तो समास किस प्रकार का होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। रात दिन, द्वंद्व समास में एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो पहला शब्द होता है ये दूसरे का विलोम होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप पहचाने कि यहाँ पर कौन सा समास है, तो पहला जो शब्द है वो दूसरे का क्या होगा, विलोम हो जाएगा। तो समास किस प्रकार का होगा, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अजात शत्रु में कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर डी आंसर आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत किया जाए, यानी कि कोई नया अर्थ प्रकट हो, जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण है, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात यहाँ पर विष्णु है। नेक्स्ट है, कौन सा महीना भाद्रपद महीने के बाद में आता है, तो यहाँ पर अश्विन हो जाएगा। कहीं कहीं पर देखिए आप सुनते हैं कि सावन के बाद में भादव, सावन के बाद में भादव और भादव के बाद में आषाढ़। तो अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपकी जो कहीं पर आपने सुना होगा गांव की लैंग्वेज में, तो इस प्रकार से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर सही क्या है, तो देखिए जो हिंदी में महीने स्टार्ट होते हैं तो वो आपके चैत्र से स्टार्ट माने जाते हैं। तो चैत्र है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है, भाद्रपद है, अश्विन है, कार्तिक है, इसके बाद में अगहन है, पूस है, माघ है, फाल्गुन है। तो ये 12 महीने आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। भाद्रपद के बाद में यहाँ पर क्या होगा, अश्विन होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आप सभी के 2 से 3 बार रिपीट हो भी चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।